अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वो अहम केस जिसके हवाले से तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई थी, उसकी तमाम तर अब कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और ये खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज वो इस सिलसिले में हो सकता है कि फ़ैसला सुना दें। अब तक इस केस में क्या हुआ है, मैं थोड़ी सी जल्दी से आपको जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वो भी मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं जल्द अज जल्द कवर कर सकूँ। वैसे काफ़ी लंबी डिटेल है। 9:30 बजे आज इस केस की समाअत जो है वो शुरू हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब सबसे पहले रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन प्रोसीडिंग में पंजाब असेंबली को टच नहीं करना चाहते। तो इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि यहाँ पे वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कल टीवी पर भी दिखाया गया कि पंजाब असेंबली के बाहर खारदार तारे लगाई गई हैं। 14 करोड़ के सूबे के मुंतखब अरकान असेंबली का ये मामला है। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफ़र रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने कहा कि मैं आज 10 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि रात को निजी होटल में तमाम MPs ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया। साबिक गवर्नर आज हमजा शहबाज से बाग़ जिना में हलफ लेंगे। हमजा शहबाज ने ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग भी आज बुला ली है। आइन इन लोगों के लिए इंतहाई मामूली सी बात है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि पंजाब के हवाले से कोई हुक्म हम नहीं देंगे। पंजाब का मामला हाईकोर्ट में लेकर जाएं, ये कहना था चीफ जस्टिस का। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि कल पंजाब असेंबली के दरवाजे सील कर दिए गए, क्या असेंबली को इस तरह सील किया जा सकता है? जस्टिस मजहर आलम ने यह बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी असेंबली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहते। चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ और एडवोकेट जनरल पंजाब को उसके बाद रोस्ट्रम से हटा दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि अरकान सूबाई असेंबली अवाम के नुमाइंदे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अली जफ़र के वकील हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे हैं। जस्टिस मजहर ने कहा कि क्या पार्लियामेंट में आइन की खिलाफ वर्जी होती रहे इसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि क्या अदालत आइन की मुहाफ़िज़ नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट कार्रवाई से कोई मुतासर हो तो दादरसी कैसे होगी, क्या दादरसी ना हो तो अदालत खामोश बैठी रहे। अली जफ़र ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन के मुताबिक ही हो सकता है। पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हर आर्टिकल को मद्देनज़र रखना होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ज़्यादती किसी एक मेंबर के बजाय पूरे ऐवान से हो तो क्या होगा। अली जफ़र ने कहा कि अगर जजेस के आपस में इख्तलाफ हो तो क्या पार्लियामेंट मदाखलत कर सकती है? जैसे पार्लियामेंट मदाखलत नहीं कर सकती वैसे अदलिया भी मदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वफाकी हुकूमत की तश्कील का अमल पार्लियामान का अंदरूनी मामला है। अली जफ़र ने कहा कि हुकूमत की तश्कील और असम्बली की तहलील का अदालत जायज़ा ले सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद पर अगर वोटिंग हो जाती तो मालूम होता कि वज़ीर आज़म कौन होगा। अली जफ़र ने कहा कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद दोनों का जायज़ा अदालत नहीं ले सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफ़र साहब, आपने जिस फैसले का हवाला दिया है वो हलफ से मुतल्लिक है। यहाँ मामला हलफ लेने का नहीं, रूलिंग का है। कहीं तो लाइन खींचना पड़ेगी। सदर मुमलिकत के वकील अली जफ़र ने जुनेजो केस का फिर जो फैसला था उसका उन्होंने हवाला दिया। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को ख़त्म किया गया। अदालत ने जुनेजो की हुकूमत के खात्मे को गैर आइनी करार दिया। अदालत असेंबली के खात्मे के बाद इक़दामात को नहीं छेड़ा गया। हमारे सामने मामला अदम एतमाद का है। अदम एतमाद के बाद रूलिंग आई, इस इशू को एड्रेस करें, ये कहना था जस्टिस मजहर आलम का। अली जफ़र ने कहा कि यहाँ भी असेंबली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आप क्यों नहीं बताते कि क्या आइनी बहरान है? सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है तो आइनी बहरान कहाँ है? मुल्क में कहीं और बहरान हो सकता है। अली जफ़र ने कहा कि मेरी भी ये गुजारिश है कि मुल्क में कोई आइनी बहरान नहीं है। ये आपस में इनका मुकालमा हुआ। अली जफ़र ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान जाहिर करता है कि हुकूमती इक़दाम बदनीति नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि असेंबली की अक्सरियत तहलील ना चाहे तो क्या वज़ीर आज़म सदर को सिफारिश कर सकते हैं? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुनर्रिफ अरकान के बावजूद तहरीक इंसाफ अक्सरियत जमात है। अगर अक्सरियत जमात सिस्टम से आउट हो जाए तो क्या होगा? अली जफ़र ने कहा कि सियासी मामले का जवाब बतौर सदर के वकील नहीं दे सकता। उसके बाद सदर पाकिस्तान के वकील अली जफ़र के दलाइल मुकम्मल हो गए। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी के दलाइल शुरू हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। अगर किसी दूसरे के पास अक्सरियत है तो हुकूमत इलेक्शन अनाउंस कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कराने पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बार इलेक्शन से कौम का अरबों का नुकसान होता है, ये कौमी मफाद है। उसके बाद वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि अदालत ने माजी में भी पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। अदालत के सामने मामला हाउस की कार्रवाई का है। अदालत ने कौमी मफाद को देखना है। ऐवान की कार्रवाई अदलिया के इख्तियार से बाहर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म सदर की हिदायत पर काम कर रहे हैं।
अगर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो क्या मुमकिन है कि सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगा दिया जाए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा गया कि लीव ग्रांट होने के बाद रूलिंग नहीं आ सकती, ये कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले रूलिंग आ सकती है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे, चीफ जस्टिस ने सवाल किया। वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की सदारत पर एतराज़ नहीं किया था। डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। पार्लियामान के इजलास में डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया उस पर वो अदालत को जवाबदेह नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून यही है कि पार्लियामानी कार्रवाई के इस्तेहकाक का फैसला अदालत करेगी। अदालत जायजा लेगी कि किस हद तक कार्रवाई को इस्तेहकाक हासिल है। स्पीकर को अगर मालूम हो कि बैरूनी फंडिंग हुई या मुल्की सालमियत को खतरा है तो वो कानून से हट कर भी मुल्क को बचाएगा। स्पीकर ने अपने हलफ के मुताबिक बेहतर फैसला किया। स्पीकर का फैसला पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है। आर्टिकल 69 को आर्टिकल 127 से मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामानी कार्रवाई को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। जिन फैसलों का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट उन पर अमल करने की पाबंद नहीं, ये कहना था जस्टिस मुनीब अख्तर का। इस पे वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि माजरत के साथ माय लॉर्ड 7 रुकनी बेंच के आप पाबंद हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया गया उनमें ऑब्जर्वेशंस हैं, अदालत फैसलों में दी गई ऑब्जर्वेशन की पाबंद नहीं। इस पे वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पर इन्हिसार किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई मटीरियल दस्तयाब था जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नेक नीति पर मबनी थी। डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स कब रखे गए। इस पे वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के मामले पर मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आपको नहीं मालूम उस पर बात ना करें। आपके मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पास वोटिंग के दिन मवाद मौजूद था जिस पर रूलिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 58 की हदूद को तोड़ा, इसके क्या नताइज होंगे। उन्होंने सवाल किया। डिप्टी स्पीकर को 28 मार्च को वोटिंग पर कोई मसला नहीं था, वोटिंग के दिन रूलिंग आ गई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी कहा कि असेंबली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म कर सकता था। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए असेंबली तहलील की। इस पर वकील ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर बदनीयत होता तो अपनी हुकूमत ख़त्म ना करता। वज़ीर आज़म ने कहा इंतखाबात पर अरबों रुपए लगेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ अवाम में जा रहा हूँ जिन्होंने कई साल हुकूमतें की। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी के उसके बाद दलाइल मुकम्मल हो गए और उसके बाद नईम बुखारी साहब तशरीफ़ लेकर आए। उन्होंने कहा कि सवाल हुआ था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद में नहीं लाया जा सकता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद समेत हर मौके पर लाया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर के पास रूलिंग का मवाद क्या था, ये सवाल किया गया जस्टिस मज़हर की जानिब से। नईम बुखारी ने कहा कि मुझे गुजारिशात को फ्रीज करने दें, अदालत के सवालात का जवाब दूंगा। जस्टिस मज़हर ने कहा कि हम भी आपको सुनने के लिए बेताब हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि आप काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या स्पीकर का अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराना आइन की खिलाफ वर्जी है। नईम बुखारी ने कहा कि अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता क्या अदालत तब भी मुदाखलत करती। जस्टिस एजाज ने कहा कि क्या ज़ेर इल्तवा तहरीक अदम एतमाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मुस्तरद हो सकती है। नईम बुखारी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन स्पीकर का इख्तियार ज़रूर है। नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, अब मामले अवाम के पास है। सुप्रीम कोर्ट का अब यह मामला नहीं देखना चाहिए। उसके बाद समाअत में 15 मिनट का वक्फा हुआ। उसके बाद जब दोबारा ये शुरू हुई तो जस्टिस मज़हर आलम ने कहा कि रूलिंग पर स्पीकर असद कैसर के दस्तखत हैं। जी, वो आज भी स्पीकर कौमी असम्बली हैं, ये कहना था नईम बुखारी का। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की मंजूरी का मतलब नहीं कि मुस्तरद नहीं हो सकती। अदालत भी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर करके बाद में खारिज करती हैं। असेंबली कार्रवाई शुरू होते ही फवाद चौधरी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो जाती तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता, यह कहना था नईम बुखारी का। मोशन और तहरीक के लफ्ज़ में क्या फ़र्क है, सवाल किया गया जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से। नईम बुखारी ने कहा कि मोशन और तहरीक के अल्फाज एक ही इस्तिलाह में इस्तेमाल होते हैं। मोशन और तहरीक दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, यह कहना था नईम बुखारी का। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि आर्टिकल 95 का आइनी मैंडेट है, क्या डिप्टी स्पीकर आइनी मैंडेट से इनहराफ कर सकता है। क्या एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद होने का मतलब वोटिंग के लिए पेश होना नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के अलावा पार्लियामान की किसी कार्रवाई का तरीका आइन में दर्ज नहीं है। क्या असेंबली रूल्स का सहारा लेकर आइनी अमल को रोका जा सकता है। क्या स्पीकर आइनी अमल से इनहराफ कर सकता है। क्या आइनी अमल से इनहराफ पर कोई कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद नईम बुखारी साहब ने कहा कि पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती को ख़त पर ब्रीफिंग दी गई है।
कमेटी को बताया गया है कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती में 11 लोग शरीक हुए थे। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग किसने दी थी, ये सवाल किया गया जस्टिस एजाज की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने वालों के नाम मीटिंग मिनट्स में शामिल नहीं है। उसके बाद पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स थे वो भी अदालत में फिर पेश किए गए। क्या फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में मौजूद थे या नहीं, अदालत की जानिब से सवाल किया गया तो नईम बुखारी ने कहा कि नोटिस भिजवाया गया था, नोटिस तो चला गया। हमारा सवाल यह है कि वो कौमी सलामती मीटिंग में मौजूद थे या नहीं थे। अदालत ने फिर सवाल किया। नईम बुखारी ने कहा कि लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। अदालत ने कहा कि एडवाइज़र कौमी सलामती मोहिद यूसुफ का नाम भी इसमें मौजूद नहीं है। जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या वज़ीर ख़ारजा पार्लिमानी कमेटी इजलास में मौजूद थे। जस्टिस जमाल ने यह भी कहा कि वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत मीटिंग मिनट्स में नज़र नहीं आ रहे। क्या वज़ीर ख़ारजा को इजलास में नहीं होना चाहिए था। नईम बुखारी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा को पार्लिमानी कमेटी इजलास में होना चाहिए था। मोहिद यूसुफ का नाम भी मीटिंग मिनट्स में नज़र नहीं आ रहा। नईम बुखारी ने फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अदालत में पेश कर दिया। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती इजलास में 57 अरकान मौजूद थे। अरकान असम्बली के नोटिस में ख़त के मुंदरजात आ गए थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रूलिंग के बजाय अपोजिशन से जवाब नहीं लेना चाहिए था, यह सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। नईम बुखारी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस नहीं होती, पार्लियामान की कार्रवाई बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मिनट की थी। जस्टिस मजहर आलम ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन को मौका नहीं मिलना चाहिए था। जस्टिस जमाल ने कहा कि रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी, रूलिंग पर दस्तखत स्पीकर के हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि रूलिंग पर डिप्टी स्पीकर के दस्तखत किधर हैं। पार्लिमानी कमेटी मीटिंग मिनट्स में डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी जाहिर नहीं होती। डिप्टी स्पीकर इजलास में मौजूद थे, ये सवाल किया गया जस्टिस जमाल की जानिब से। जो दस्तावेज पेश की है वो शायद असली वाली नहीं है, ये कहा नईम बुखारी ने। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर के भी आए रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 से मुतसादिम पर रूलिंग मांगी। मुमकिन है अरकान कहते हैं ये आइन के खिलाफ है, हक में वोट नहीं देंगे। हो सकता है कुछ लोग खत के तनाजुर में तहरीक के खिलाफ वोट देते। वोटिंग कराने के बजाय तहरीक मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी स्पीकर को इस अंदाज में तहरीक मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं था, यह कहना था जस्टिस मुनीब अख्तर का। स्पीकर ने रूलिंग के बाद वोटिंग क्यों नहीं कराई, यह सवाल किया गया जस्टिस मुनीब की जानिब से। उन्होंने कहा कि रूलिंग में अदम एतमाद मुस्तरद करना शायद स्पीकर का इख्तियार नहीं था। जस्टिस मजहर की जानिब से कहा गया कि ऐसा लगता है रूलिंग लिख कर डिप्टी स्पीकर को दी गई और उन्होंने पढ़ दी। नईम बुखारी ने कहा कि यह मेरे इल्म में नहीं, मैं पार्लियामेंट में नहीं था। जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या अवामी नुमाइंदों की मर्जी के खिलाफ रूलिंग पार्लिमानी कार्रवाई से बाहर नहीं। डिप्टी स्पीकर को आर्टिकल 5 करारदाद पर वोटिंग करानी चाहिए थी, यह कहना था जस्टिस मुनीब का। नईम बुखारी ने कहा कि पार्लियामेंट में जो हुआ उसका जायजा अदालत नहीं ले सकती, वही आर्टिकल 69 का बेसिकली डिफेंस लिया जा रहा है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि मुमकिन है कुछ अरकान रूलिंग से मुतमईन होते, कुछ ना होते। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आइन का तकाजा है। जस्टिस मजहर ने कहा कि ऐसा लगता है डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ मिला कि ये पढ़ दो। पार्लियामेंट के अंदर जो भी हुआ उससे आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, यह कहना था नईम बुखारी का। क्या डिप्टी स्पीकर रूलिंग में निकात पार्लियामानी कार्रवाई से बाहर नहीं आते, जस्टिस एजाज ने कहा। नईम बुखारी ने कहा कि जी हतमी फैसला अदालत का होगा, हमारा मौक़िफ़ है, रूलिंग का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर थी, क्या इसके खिलाफ स्पीकर के सामने अपील हो सकती है। असेंबली टूटने से आसमान गिर पड़ा है, यह कहना था चीफ जस्टिस का। आप कैसे कह रहे हैं कि रूलिंग को स्पीकर के सामने चैलेंज किया जा सकता है। आपके मुताबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ स्पीकर के पास जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आसमान उस वक्त गिरा जब असेंबली तहलील की, वोटिंग करा देते तो शायद तहरीक मुस्तरद हो जाती। उसके बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद तशरीफ लेकर आए। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद लीव ग्रांट हुई। लीव कौन ग्रांट करता है, ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाउस लीव ग्रांट करता है। अटॉर्नी जनरल साहब क्या ये आपका आखिरी केस है, सवाल किया गया जस्टिस जमाल की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो मुझे मंजूर है, पूरी बात तो सुन लें, ये कहना था जस्टिस जमाल का। हम चाहते हैं कि आप अगले केस में भी दलाइल दें, ये कहना था जस्टिस जमाल का। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग की तफसील खुली अदालत में नहीं दे सकूंगा। अदालत किसी की वफादारी पर सवाल उठाए बगैर भी फैसला कर सकती है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में इंतहाई हसास नौयत के मामला पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी पर इन कैमरा समात में ब्रीफिंग देने पर तैयार हूँ। वज़ीर आज़म सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, इसलिए असेंबली तोड़ने का इख्तियार भी उन्हीं के पास है। असेंबली तहलील करने के लिए वज़ीर आज़म को वजूहात बताना ज़रूरी नहीं। सदर सिफारिश पर फैसला ना करें तो 48 घंटे बाद असेंबली अज खुद तहलील हो जाएगी। हुकूमत की तश्कील ऐवान में की जाती है। आइन अरकान की नहीं, ऐवान की 5 साल मियाद की बात करता है। बरतानिया में असेंबली तहलील करने का वज़ीर आज़म का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। हमारे आइन में वज़ीर आज़म का असेंबली तहलील करने का ऑप्शन मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालना किसी रुकन का बुनियादी हक नहीं था।
वोट डालने का हक आइन और असेंबली रूल से मशरूत है। स्पीकर किसी रुकन को मुअत्तल करे तो वो बहाली के लिए अदालत नहीं आ सकता। आप कहना चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रूल से मशरूत है? ये सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद समेत तमाम कार्रवाई रूल्स के मुताबिक ही होती है। पार्लिमानी कार्रवाई को मुकम्मल ऐसा इस्तिस्ना नहीं समझता कि कोई आग की दीवार है। अब ये जो पिछले आर्गूमेंट लिए गए थे ये उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। पार्लिमानी कार्रवाई का किसी हद तक जायजा लिया जा सकता है, अदालत फैसला करेगी, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। अगर स्पीकर कम वोट लेने वाले के वज़ीर आज़म बनने का ऐलान करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। स्पीकर ऐवान का निगरान है, ये कहना था जस्टिस मुनीब का। उन्होंने कहा कि स्पीकर सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए नहीं बैठा, स्पीकर ऐसा तो नहीं कर सकता कि अपनी राय से बाकी मेम्बरान को गुड बाय कह दे, ये कहना था जस्टिस मुनीब का। 20% मेम्बरान ने जब तहरीक पेश कर दी तो बहस कराना चाहिए थी। वज़ीर आज़म को सब पता होता है, वो चाहते अरकान से पूछते वो क्या चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल किया कि फवाद चौधरी 28 मार्च को एतराज़ करते तो क्या तहरीक पेश करने से पहले मुस्तरद होती? तहरीक पेश होने के वक्त भी मुस्तरद हो सकती है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। तहरीक अदम एतमाद कानूनी तौर पर पेश करने की मंजूरी नहीं हुई। जस्टिस मजहर ने कहा कि स्पीकर ने करार दिया कि तहरीक मंजूर होगी तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी तशवीश नए इंतखाबात की है। जस्टिस बंदयाल ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी मफाद को भी हमने देखना है। एक बात तो नज़र आ रही है कि रूलिंग गलत है, देखना है अब इससे आगे क्या होगा। असेंबली बहाल होगी तो भी मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा। मुल्क को इस्तेकाम की ज़रूरत है, अपोजिशन भी इस्तेकाम का कहती है। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद असखुद कोर्ट नोटिस केस की समाअत मुकम्मल हो गई और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज ही शायद इसका फैसला सुनाएंगे। ये थी अब तक की कार्रवाई। अब हमारी भी नज़र उस तरफ है। 3 बजने वाले हैं, अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। लेट्स सी, जब फैसला सुनाया जाएगा एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।